सबसे पहले हमने बीटी कॉटन को ही कंप्लीट किया था। फिर हमने पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट देखा था। पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, इसमें हमने मेलोडी गाइनी इनकॉग्निशिया नेमेटोड से रजिस्ट करके बताया। फिर उसके बाद हमने देखा था कि इंसुलिन कैसे तैयार किया इली लिली कंपनी ने। इंसुलिन ये बहुत इंपॉर्टेंट था। इंसुलिन, 2 अलग अलग इकोलाई इस्तेमाल हुए थे इसमें। अभी आज फिर हम बात करेंगे जीन थेरेपी। आज का टॉपिक रहेगा जीन थेरेपी। ये क्या है? देखिए, अगर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर किसी बच्चे में है, जेनेटिक डिसऑर्डर, तो जेनेटिक डिसऑर्डर को क्या हम सही कर सकते हैं? जेनेटिक डिसऑर्डर किसी बच्चे में क्यों आता है? क्योंकि उसके पास कोई डिफेक्टिव जीन्स है जो उसको पेरेंट्स के द्वारा प्रोवाइड किया गया। डिफेक्टिव जीन्स है उसके पास, जिसके चलते उस बच्चे के अंदर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर देखने को मिल रहा है। तो डिफेक्टिव जीन उसको पेरेंट से मिला, इसका मतलब जब कोई ऐसा केस होता है जहां पेरेंट्स के अंदर ऑलरेडी कोई डिसऑर्डर मौजूद है, तो हम नहीं चाहते कि वो आने वाली जनरेशन में होने वाले बच्चे में वो बीमारी आए। अगर ऐसा कोई कंडीशन है जहां पेरेंट्स का चांसेज है कि इनका बच्चा जेनेटिक डिसऑर्डर वाला पैदा हो सकता है, तो वहां उस बच्चे का हमको कुछ ट्रीटमेंट करना पड़ेगा ताकि उसके अंदर वो प्रॉब्लम ना आए। ठीक है? तो अगर हम सीधा सीधा बात करें जीन थेरेपी है क्या, अगर हम सीधा बात करते हैं जीन थेरेपी क्या है, एक ऐसी टेक्निक है जिसकी मदद से हम डिफेक्टिव जीन को रिप्लेस करेंगे एक नॉर्मल जीन से। डिफेक्टिव जीन को रिप्लेस करेंगे एक नॉर्मल जीन के साथ। तो हमको उस केस को ढूंढना है जहां चांसेज है कि ये जो अभी बेबी डेवलप होने वाला है, नई जनरेशन आने वाली है, इसको सुरक्षित करना है। ठीक है? जीन थेरेपी हमको मदद करेगा। हालांकि जो ऑलरेडी पैदा हो चुका है उसके अंदर भी जेनेटिक प्रॉब्लम है, उसको भी कुछ हद तक हम ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, उसका इलाज करने की कोशिश करते हैं बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। हम उसके अंदर कुछ ऐसा चेंज करेंगे ताकि वो अपना लाइफ कर सके, थोड़ा लाइफ स्पेंड कर सके। तो जीन थेरेपी क्या है ये तो समझ में आया। जीन थेरेपी का एक एग्जाम्पल लेते हैं, तब शायद ये बीमारी हमको समझ में आएगी। एक बीमारी है ADA डेफिशिएंसी। बीमारी का नाम क्या है? ADA डेफिशिएंसी। एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम नहीं बनता उस व्यक्ति में जिसमें ये बीमारी होती है। एडिनोसिन डीएमिनेज ये एक एंजाइम है। एडिनोसिन डीएमिनेज ये क्या है? एक एंजाइम। ये बनना चाहिए हर व्यक्ति में। ये एंजाइम अगर नहीं बनता तो उस व्यक्ति का इम्यून सिस्टम पुअर हो जाता है। इम्यून सिस्टम पुअर हो जाता है और वो व्यक्ति ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाता है, इम्यूनिटी खत्म हो जाती है। एड्स में भी होता है लेकिन वो एक अलग चीज है। यहाँ पर इस एंजाइम के चलते ये इम्यून सिस्टम पुअर हुआ है। इस बच्चे का या इस पेशेंट का कैसे इलाज करें कि इसको इम्यून सिस्टम इसका इंप्रूव हो जाए? हमको ये एंजाइम दे देना है। इंजेक्शन
तैयार करना है और ये एंजाइम उसको रोज देना है। क्या उसके डिफेक्टिव जीन एंजाइम थेरेपी से सही हो जाएंगे? नो, परमानेंट इलाज नहीं है। टेम्परेरी उसको रिलीफ किया जा सकता है, उसको रोज एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम के इंजेक्शन लगाएंगे तो उसका बॉडी नॉर्मल बना रहेगा। ये एंजाइम थेरेपी है, इंजेक्शन से आप लगा सकते हैं। ये टेम्परेरी इलाज है। उसका जीन जो डिफेक्टिव था, अगर उसकी बॉडी के खुद के जीन ही ये एंजाइम बनाते तब वो नॉर्मल होता। आप तो टेम्परेरी इलाज दे रहे हैं, फिर भी इलाज तो मिल रहा है। जो व्यक्ति ऑलरेडी डिफेक्टिव हो गया, उसके पास जीन्स खराब है, पैदा हो चुका है, एक तो यही इलाज है। दूसरा एक और थोड़ा इससे अच्छा इलाज है हमारे पास। हम क्या करेंगे, जो पेशेंट है उसके ब्लड से लिम्फोसाइट कलेक्ट करेंगे, लिम्फोसाइट सेल। लिम्फोसाइट सेल कलेक्ट करके उनको लैब में लाएंगे और लैब में हम एक नॉर्मल जीन उसमें ड्रॉप करेंगे। नॉर्मल जीन, इसके डिफेक्टिव जीन को कट करेंगे, उसको हटा देंगे और एक वेक्टर की मदद से एक नॉर्मल जीन इसमें ट्रांसफर कर देंगे। अब ये लिम्फोसाइट सेल आपके रिकॉम्बिनेंट हो चुके हैं। इसको कल्चर मीडियम के ऊपर बहुत सारी लिम्फोसाइट सेल हम डेवलप कर सकते हैं और इन्हीं में से कुछ लिम्फोसाइट सेल को उस व्यक्ति के बॉडी में ट्रांसफर कर देते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन जैसा हो रहा है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन जैसा हो रहा है। लेकिन ये लिम्फोसाइट सेल में नॉर्मल जीन है, इसलिए ये उस व्यक्ति की बॉडी में जाकर एंजाइम बनाएंगे और इस व्यक्ति को नॉर्मल करने की कोशिश करेंगे। बात समझ में आ रही है? बहुत सिंपल है। हमने लिम्फोसाइट सेल लिया, लिम्फोसाइट सेल को रिकॉम्बिनेंट कर दिया, डिफेक्टिव जीन को रिमूव करके नॉर्मल जीन लगा दिया लिम्फोसाइट में और इसको लार्ज स्केल पर ये तैयार कर लिया। ब्लड बैंक में इनको स्टोर करके रखा जाएगा। इसको क्यों? क्योंकि इनको जब हम इस व्यक्ति को चढ़ा देंगे तो कुछ दिन के बाद ये सेल तो मर जाएंगे, क्योंकि ये इमोर्टल थोड़ी है, ये तो WBC सेल है, इनका लाइफ स्पान बहुत कम होता है। तो ये सेल इसमें कुछ दिन तक तो एंजाइम बनाएंगे, बाद में जब ये लिम्फोसाइट सेल मर जाएंगी तो फिर से उसको तो प्रॉब्लम आ गया, फिर दोबारा से हम उसको ब्लड चढ़ाएंगे। ये रिकॉम्बिनेंट सेल कुछ दिन चलेगा, फिर खत्म होगा, फिर चढ़ाएंगे, फिर चलेगा कुछ दिन, फिर खत्म हो जाएगा, फिर चढ़ाएंगे। तो हमको ये लैब में तैयार करके रखनी ही पड़ेंगी ताकि उसको बार बार लिम्फोसाइट सेल दी जा सके। परमानेंट इलाज नहीं हो रहा, केवल रिलीफ मिल रहा है। पहला इलाज था कि एंजाइम के इंजेक्शन लगाओ, दूसरा इलाज था कि लिम्फोसाइट सेल उसको दो, उसी व्यक्ति की लिम्फोसाइट सेल को रिकॉम्बिनेंट करो और उसी को वापस चढ़ा दो। ये दो काम हो गया, परमानेंट इलाज नहीं है। इससे और एक अच्छा इलाज है हमारे पास। क्यों ना लिम्फोसाइट सेल बनाने वाली बोन मैरो सेल, बोन मैरो के अंदर बनती है लिम्फोसाइट सेल, क्यों ना हम बोन मैरो को लेके आए, बोन मैरो सेल लेके आए और उसको इस तरह से रिप्लेस कर दें, जीन थेरेपी यूज करें और बोन मैरो सेल की कुछ सेल को उसके बोन मैरो में ही ट्रांसप्लांट कर दें, बोन मैरो में ही ट्रांसप्लांट कर दे, तो वहां सेल वो डिवीजन करके नॉर्मल सेल बनाती रहेंगी और उस व्यक्ति में वो एंजाइम बनता रहेगा। ये थोड़ा ज्यादा अच्छा लगा। बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया, बोन मैरो सेल पहले निकाला, फिर उसको रिप्लेस किया डिफेक्टिव जीन को, फिर बोन मैरो को बोन मैरो में ट्रांसप्लांट कर दिया। थोड़ा कॉस्टली ये ऑपरेशन जैसा होना है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट आप कर रहे हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, फिर भी होता है। बोन मैरो सेल में भी ये सेल बहुत दिन तक काम तो करती रहेंगी, लेकिन फाइनली जो भी आपने ट्रांसप्लांट सेल किया है वो डिवीजन करके नई नई सेल बना रही है, वो भी कहीं ना कहीं खत्म हो जाएंगी, लेकिन लॉन्ग ड्यूरेशन तक ये काम करेगी।
बार बार उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं करना है। हाँ, ये इलाज आसान था कब? अगर एम्ब्रियोनिक स्टेज में आप ये पूरा ट्रीटमेंट करते। अगर एम्ब्रियोनिक स्टेज में आप बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर दें, बोन मैरो ट्रांसप्लांट करें, वो भी अर्ली स्टेज में, और बोन मैरो ट्रांसप्लांट में आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से उस डिफेक्टिव व्यक्ति की स्टेम सेल के अंदर अगर मॉडिफिकेशन किया तो ये स्टेम सेल आराम से वहां पर लंबे समय तक काम करती रहेंगी। अगर अर्ली स्टेज में हुआ तो लगभग हर सेल उसकी नॉर्मल सेल बन जाएगी और वो एक नॉर्मल लाइफ शायद जी पाएगा। तो ये अगर आपको परमानेंट इलाज करना है तो इसमें दो कंडीशन फॉलो करना होगा। एक तो ये जितना अर्ली स्टेज में होगा उतना अच्छा रहेगा, और दूसरा इसमें हमको स्टेम सेल अगर आप यूज करेंगे जो हमारी बॉडी की किसी भी सेल में चेंज होने की पावर रखती हैं, ये अनडिफरेंशिएटेड सेल होती हैं जो शुरुआत की स्टेज में पाई जाती हैं। जब एक जाइगोट सेल से मोरुला ब्लास्टुला बनता है तो ये हर सेल हमारी बॉडी की किसी भी सेल में चेंज होने की पावर रखती हैं। ये अनडिफरेंशिएटेड सेल का ग्रुप होता है, इन्हीं को हम स्टेम सेल बोलते हैं। जब ये डिफरेंशिएट होकर पूरी बॉडी बन जाती है तो इनमें से कुछ सेल अभी भी हमारी बोन मैरो में ऐसी रह जाती हैं जो अभी तक अनडिफरेंशिएटेड है। अगर उन सेल को कलेक्ट करके आप बॉडी की कहीं पर भी आप उनको डालोगे तो वो उसी टिश्यू के जैसी वो सेल कन्वर्ट हो जाती हैं। ये आपके स्टेम सेल का पावर है। तो स्टेम सेल को ही रिकॉम्बिनेंट करो और स्टेम सेल को बोन मैरो में ट्रांसप्लांट कर दो, या आप अर्ली स्टेज में कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये 16 स्टेज में था, 16 स्टेज में आपने ये ट्रांसप्लांट करके नॉर्मल सेल डाली, तो ये सेल ही तो आगे चल के पूरी बॉडी बनाएगी। तो फिर सभी बॉडी की मैक्सिमम सेल आपके नॉर्मल सेल बन जाएंगी और वो सफिशिएंट अमाउंट में एंजाइम बनना शुरू हो जाएगा। ये टेक्निक हमको यूज करना है। तो इसका एक एग्जाम्पल जीन थेरेपी का एक 1990 में ये एक्सपेरिमेंट सबसे पहले किया गया था एक 4 साल की बच्ची में, और उसका इम्यून सिस्टम पुअर था, ADA डेफिशिएंसी नाम की बीमारी थी। वहां पर इसको यूज किया गया जीन थेरेपी सबसे पहले। आज काफ़ी एडवांस टेक्निक हो चुकी है और बहुत सारी नॉर्मल बीमारियों को तो हम जीन थेरेपी से आराम से क्योर कर सकते हैं। बस कंडीशन एक ही है कि जितना जल्दी जीन थेरेपी होगा, जितना अर्ली स्टेज में होगा, उतना ही लॉन्ग ड्यूरेशन तक रिजल्ट आपको मिल सकते हैं इसके। इसमें आखिर हमको क्या करना होता है जब हम बोन मैरो या स्टेम सेल को जीन थेरेपी रिप्लेस करते हैं, तो आखिर क्या करना होता है? मान लीजिए एक ये सेल है जिसमें आपको डिफेक्टिव जीन हटा के नॉर्मल जीन डालना है। ये मान लीजिए डिफेक्टिव जीन था, ये आपका एक नॉर्मल जीन है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, हमको एक जीन कलेक्ट करना है, और जीन कलेक्ट करके जो जीन है उसको हमें cDNA, एक्चुअली हम यहाँ यूज करने वाले हैं cDNA, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए इसको हम बोलते हैं। ये क्या होता है, एक नॉर्मल जीन एक आरएनए बनाएगा, एक नॉर्मल जीन है, ये जीन क्या बनाएगा, आरएनए। तो ये नॉर्मल आरएनए बना, हमने क्या किया, इस नॉर्मल आरएनए को ही रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके डीएनए बनाया, और इस डीएनए को फिर हमने यहां पर जोड़ा। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा जो डीएनए तैयार किया जाता है उसको हम cDNA बोलते हैं। इसको बस एक वेक्टर के साथ जोड़ो और इस सेल के अंदर इसको ट्रांसफर कर दो, बस इतना सा काम करना है। तो cDNA will be used and retrovirus can be used as a vector for this gene therapy। retrovirus आप यूज कर सकते हैं क्योंकि ये एनिमल सेल है। एनिमल सेल के लिए मैंने बताया था रेट्रोवायरस सबसे बढ़िया होते हैं। तो ये आरएनए को डीएनए में यहाँ पर
कन्वर्ट करके जोड़ दिया जाता है ताकि वो जीन आपका चेंज। एक स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज इस्तेमाल करेंगे। ये टेक्निक सब मैंने आपको समझा दिया है। तो बस इतना सा था आपका जीन थेरेपी, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। बीमारी का नाम याद रखिएगा और पूछा जाता है कि ये परमानेंट कब हो सकता है। अर्ली स्टेज में होगा और बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन बाय यूजिंग स्टेम सेल, ये ज़्यादा अच्छा ट्रीटमेंट माना जाएगा। बस इतना सा था जीन थेरेपी। मेडिसिन में एक और यूज है हमारा बायोटेक्नोलॉजी का, दैट इज मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, डायग्नोसिस का मतलब क्या होता है? बीमारी की पहचान करना। डायग्नोसिस, बीमारी की पहचान करना। जितना अर्ली स्टेज में बीमारी की पहचान हो जाएगी उतना ही इलाज करना आसान हो जाता है। हम ऐसी नई नई टेक्निक ढूंढ रहे हैं जिससे किसी भी पेशेंट के अंदर बीमारी है कि नहीं, इन्फेक्शन है या नहीं, ये जल्दी से जल्दी हम जान पाए। ठीक है, कई बार हमको बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है, कई बार हमको वायरस का इन्फेक्शन होता है। तो ये इनके जब इन्फेक्शन होगा, इनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तब जाकर सिम्टम्स आना शुरू होते हैं हमारे बॉडी में। और जब सिम्टम्स आते हैं तब तक इनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। अगर हमको अर्ली स्टेज में पता चल जाए, इन्फेक्शन के दौरान अगर बहुत कम वायरस का इन्फेक्शन है, उसी वक्त अगर हमको पता चल जाए तो हम इसका इलाज आसानी से कर सकते हैं। तो इसके लिए बायोटेक्नोलॉजी के बहुत सारे टूल्स हम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें खास तौर पे हम बात करेंगे पीसीआर। पीसीआर एक दूसरी टेक्निक है एलाइजा, ELISA। एलाइजा टेस्ट होता है एड्स को पहचान करने में, एड्स नाम की बीमारी जो है उसमें। एलाइजा का पूरा नाम पूछा जाता है 1 नंबर में, याद कर लीजिए फटाक से। एलाइजा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ये नाम ही पूछा जाता है और कुछ भी नहीं है यहाँ पर। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ये एलाइजा टेस्ट होता है। एड्स नाम की बीमारी में हम पहचानते हैं कि एड्स के वायरस का डीएनए मौजूद है या नहीं है एक सेल के अंदर। ठीक है, तो बहुत सिंपल से टेस्ट है। मैं इनमें एक एक करके आपको थोड़ा समझाता हूँ क्या क्या है इसके अंदर। सबसे पहले हम बात करते हैं पीसीआर। पीसीआर क्या करता है? सबसे पहले बात करेंगे पीसीआर। पीसीआर क्या करता है? एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए करता है। एम्प्लीफिकेशन, अगर सेल के अंदर बहुत कम डीएनए भी अगर वायरस का मौजूद है जो हमारे डीएनए के साथ जुड़ चुका है अर्ली स्टेज में, तो हम इसको पहचान सकते हैं। हमको चेक करना है कि इस सेल में ये वायरस का सीक्वेंस मौजूद है या नहीं। तो हम क्या करेंगे? एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज कट करेंगे, सेपरेशन करेंगे और फिर क्या करेंगे? सेपरेशन के बाद रेडियो लेबल्ड प्रोब से चेक करेंगे कि क्या यहाँ पर ये सीक्वेंस मौजूद है। हाँ, रेडियो लेबल्ड प्रोब, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग याद करो, रेडियो लेबल्ड प्रोब का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये अर्ली स्टेज में भी है तो पीसीआर मशीन पहली बात तो इस सीक्वेंस को सेपरेट करके मैग्नीफाई कर देगी, हम आसानी से उसको ट्रेस कर पाएंगे। अगर फिर भी ट्रेस नहीं हो रहा है तो रेडियो लेबल्ड प्रोब लगा के चेक करेंगे क्या इस सेल में ये डीएनए मौजूद है, ये भी आप कर सकते हैं। आप म्यूटेशन अगर हो गया किसी जीन में उसको भी चेक कर सकते हैं। म्यूटेशन हो गया, मान लीजिए कोई एक जीन था उसकी स्ट्रक्चर बदल गई एक जगह पर, तो आप जब इसमें रेडियो लेबल्ड प्रोब लगाएंगे नॉर्मल जीन का, अगर वो अटैच हो गया तब तो समझो कोई म्यूटेशन नहीं हुआ। अगर वो अटैच नहीं हो पा रहा है ड्यू टू द म्यूटेशन, तो समझ लीजिए कि वहाँ वो जीन आपका म्यूटेट हो चुका है। तो म्यूटेशन की भी पहचान आसानी से कर सकते हैं। एलाइजा टेस्ट में क्या करते हैं एक्चुअली, कुछ इन्फेक्शन, जब वायरस इन्फेक्ट करता है हमारी सेल को, तो उस वायरस के अंदर कुछ एंटीजन होते हैं। वायरस के अंदर क्या होते हैं? एंटीजन। एंटीजन के रूप में या तो प्रोटीन होती है उसके पास,
या कोई और केमिकल होता है तो उसको पहचान करते हैं। कई बार जब हमारा बॉडी इस एंटीजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाता है तो ये एंटीजन और एंटीबॉडी को ही आइडेंटिफाई किया जाता है एलाइजा टेस्ट में। हाँ, तो हम पूरा मेडिकल नहीं पढ़ रहे, ना कोई हम टेस्टिंग करना सीख रहे हैं, हम केवल इतना जान रहे हैं कि क्या बायोटेक्नोलॉजी ने हमको ऐसी पावर दिया जो बीमारी को बहुत अर्ली स्टेज में पहचान सकता है, बिल्कुल पहचान सकता है। हम पीसीआर यूज कर सकते हैं, हम म्यूटेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं रेडियो लेबल्ड प्रोब लगाकर, और हम एंटीजन और एंटीबॉडी को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंटीजन और एंटीबॉडी को अगर बस इनको आप आइडेंटिफाई कर लो अर्ली स्टेज में, आपको बीमारी पता चल जाएगा। इसका मेन जो 1 नंबर का क्वेश्चन है वो यही पूछा जाता है, एलाइजा का पूरा नाम क्या है, बस, और इसमें से ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता। ठीक है, आई थिंक मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में हमको बायोटेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल हमको यहाँ देखने को मिलता है। अभी जो आपका RT-PCR चल रहा है, RT-PCR ये बायोटेक्नोलॉजी ही तो है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। कोरोना वायरस को हम लोग अर्ली स्टेज में बहुत कम स्मॉल अमाउंट में भी अगर इन्फेक्शन है सेल में तो वो आसानी से देख पाते हैं RT-PCR टेक्निक से। तो ये हमारा वो टेक्निक है जिससे हम इन्फेक्शन को जल्दी ही डायग्नोस कर लेते हैं। अगला हमारा टॉपिक है ट्रांसजेनिक एनिमल। अब मेडिकल फील्ड खत्म हो गया, अब हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल। ट्रांसजेनिक एनिमल, हमने लेबोरेटरी में कुछ ऐसे एनिमल तैयार किए जिनके अंदर हमारे डिजायरेबल जीन मौजूद हैं, और उन एनिमल को हम बोलेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल। ऐसे एनिमल हमने एक मॉडल एनिमल के रूप में तैयार किए हैं। हमने जानबूझकर उनके अंदर कुछ जीन्स जैसा हम चाहते थे ऐसा जोड़ के तैयार किए हैं। हमने अभी तक कौन कौन से एनिमल बनाए हैं? हमने रैट बनाए हैं, चूहे बनाए बहुत सारे, हमने रैबिट भी बनाए हैं। रैबिट बिल्कुल ममेलिया के जैसा होता है, तो हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट इसके ऊपर कर सकते हैं। हमने कुछ पिग बनाए, सुअर बनाए हैं, सीप बनाए। हाँ, सीप तो फर्स्ट क्लोन भी आपको याद होगा तो वो सीप ही था। हमने काऊ भी बनाया जो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से चेंज किया हुआ है काऊ। हमने कुछ फिश भी तैयार किए। ये सब कुछ ऐसे एनिमल हैं जिनको रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी की मदद से इनके जीन्स में मॉडिफिकेशन किया गया है, और इनको हम अपने इस्तेमाल के लिए इनका उपयोग कर रहे हैं। इनको बहुत सारे पर्पज के लिए हमने तैयार किया है। आखिर क्या क्या पर्पज हैं, क्यों आप ट्रांसजेनिक एनिमल तैयार कर रहे हैं, ये ही सवाल यहाँ से पूछा जाता है। ट्रांसजेनिक एनिमल क्या होते हैं, पहली बात तो ये समझ में आना है। ट्रांसजेनिक एनिमल ऐसे एनिमल हैं जिनके जीन्स में मॉडिफिकेशन किया गया है, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए रखते हैं। ऐसे एनिमल को हम ट्रांसजेनिक एनिमल कहते हैं। इन एनिमल्स को हम क्या क्या इस्तेमाल अभी कर रहे हैं, ये ही सबसे इंपॉर्टेंट है। और हमारा जो मेन है, हमारे 5 यूजेज हैं जिनके लिए हम इनको तैयार करते हैं। 5 बेनिफिट्स है। 5 बेनिफिट्स के हेडिंग आपको याद होना चाहिए। क्या क्या इस्तेमाल होते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल। सबसे पहले हम बात करेंगे इन एनिमल का इस्तेमाल करके हम नॉर्मल फिजियोलॉजी को समझ सकते हैं। ध्यान देना, ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट को आप समझ सकते हैं इन एनिमल की मदद से। फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, हम देखेंगे कि कोई जीन किसी एनिमल में ड्रॉप करने के बाद उस एनिमल का क्या मॉडिफिकेशन हो रहा है, वो जीन कैसे काम कर रहा है। उसका अगर हमने कोई एक एंजाइम बनाने वाला जीन हटा दिया तो वो एंजाइम जब नहीं रहेगा तो उस एनिमल के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या उसका डाइजेशन रुक जाएगा, क्या उसका रेस्पिरेशन बढ़ जाएगा। इस तरह की बहुत सारी फिजियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए हम उन एनिमल का इस्तेमाल करते हैं। हाँ,
हम जानबूझ के उनके अंदर कुछ पर्टिकुलर जीन या तो हटा दे रहे हैं या उनके अंदर कुछ पर्टिकुलर जीन हम जोड़ दे रहे हैं और फिर उसका असर देख रहे हैं कि इस जीन से आखिर किस तरह का चेंज आता है, उसके डेवलपमेंट पे क्या असर पड़ता है, उसकी फिजियोलॉजी पे क्या असर पड़ता है। हम ह्यूमन बींग्स के डीएनए को भी इसमें डाल के देखते हैं कि ये डीएनए आखिर क्या काम करता है, कैसे करता होगा। तो ये बहुत बड़ा इन मॉडल्स, एक्चुअली ये मॉडल एनिमल हैं जिनके ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं। तो पहला आपको समझ में आया। दूसरा हम बात करेंगे यहां पर स्टडी ऑफ डिजीज। स्टडी ऑफ डिजीज, कोई बीमारी होती है वो कैसे होती है, उससे कौन से ऑर्गन प्रभावित होने लगते हैं, उसका हम कैसे इलाज कर सकते हैं। अगर बीमारी सही ढंग से समझ में आ गई तो उसका इलाज ढूंढना, उसका डायग्नोसिस ढूंढना बहुत आसान हो जाता है। तो हम बहुत सारी बीमारियों के जीन्स इन मॉडल एनिमल में लगाएंगे और इन मॉडल एनिमल को रिसर्च के लिए यूज करेंगे कि आखिर ये क्या कर रहे हैं, ये जीन का क्या असर होता है, बीमारी कैसे होती है, बीमारी में कौन से एंजाइम खत्म होते हैं, बीमारी में कौन से केमिकल बढ़ जाते हैं। ये हम स्टडी कर सकते हैं इन एनिमल मॉडल को यूज करने के बाद। ठीक है। और हमारा जो तीसरा पॉइंट है, आखिर हम और क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, हम इन मॉडल एनिमल से बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट ले रहे हैं। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट ले रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू मैडम। हम तीसरा बात कर रहे हैं बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हमको इन मॉडल एनिमल से मिल सकते हैं। ह्यूमन बींग्स अपने इस्तेमाल के लिए इन एनिमल का इस्तेमाल कर रहा है। हमको जो प्रोडक्ट चाहिए वो ये एनिमल हमको बना के देने वाले हैं। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यूज है इसका। और इसमें कुछ एग्जाम्पल जो आएंगे वो बिल्कुल आपको याद होना चाहिए कि कौन कौन से प्रोडक्ट हम किस एनिमल से प्राप्त कर रहे हैं आज की तारीख में। हाँ, हम बहुत सारे प्रोडक्ट एनिमल से ही तैयार करवा रहे हैं। एक्चुअली हमने वो हमारे डिजायरेबल जीन उन एनिमल के अंदर डाले हुए हैं ताकि वो हमारा प्रोडक्ट तैयार करे। हमारा एक बीमारी है एम्फाइसीमा, एक बीमारी है एम्फाइसीमा, और वो एम्फाइसीमा डिजीज में इसका इलाज किया जा सकता है अगर हमको कुछ एनिमल प्रोटीन मिल जाए तो वो एनिमल प्रोटीन हम उन मॉडल एनिमल से तैयार करवाएंगे। मॉडल एनिमल से कुछ स्पेशल प्रोटीन तैयार कराएंगे ताकि अगर ये प्रोटीन हमको न्यूट्रिशन में मिलना शुरू हो जाए तो एम्फाइसीमा का इलाज हो जाता है। तो हमने क्या किया, ये प्रोटीन कौन सी थी जो एम्फाइसीमा के लिए यूजफुल है, इसको पहले पहचाना। ये प्रोटीन निकल के आई अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन। इस प्रोटीन को तैयार करवाना है मॉडल एनिमल के अंदर। ठीक है, आराम से करवाएंगे। हम काऊ भी तैयार किया है, हमने कुछ और भी एनिमल पिग भी तैयार किया है। उनके अंदर वो जीन डालेंगे जो ये प्रोटीन बनाए और बस हमको ये प्रोटीन का सोर्स बन गया है। अब इस सोर्स को हम इस्तेमाल करेंगे और हमारी बीमारी का इलाज हो जाएगा एम्फाइसीमा का। तो आपको ये याद रखना है कौन सी प्रोटीन इस्तेमाल होती है एम्फाइसीमा में। ठीक है। ऐसे ही बिल्कुल हम फेनिल कीटोनूरिया का भी इलाज कर सकते हैं। PKU बोलते हैं उस बीमारी को, PKU, फेनिल कीटोनूरिया। ये बीमारी आपने ऑलरेडी पढ़ी है जो हम डिसऑर्डर पढ़ रहे थे, फेनिल कीटोनूरिया। इस बीमारी के इलाज में भी हम कुछ ऐसी ही प्रोटीन एनिमल मॉडल से तैयार करवाते हैं। तो कुल मिला के ये दो ऐसी बीमारी हैं जिनको ट्रांसजेनिक एनिमल की मदद से हम क्योर कर सकते हैं। ठीक है, कुछ नए नए नाम आ रहे हैं, इनको आपको याद रखना होगा। चलिए, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपको मैं समझा रहा हूं। वो आपका एग्जाम्पल है रोजी काऊ, ROSIE, रोजी काऊ। हमने एक रिकॉम्बिनेंट काऊ तैयार किया है
और इस रिकॉम्बिनेंट काऊ में हमने एक प्रोटीन बनाने वाला जीन डाल दिया है और वो प्रोटीन का नाम है ह्यूमन अल्फा लैक्टल ब्यूमिन। उस प्रोटीन का नाम याद रखना है, ह्यूमन अल्फा लैक्टल ब्यूमिन। ये प्रोटीन ह्यूमन बींग्स की हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या किया, इस प्रोटीन को बनाने वाले जीन को रोज ही काऊ में डाल दिया और जब ये मिल्क प्रोड्यूस करती है, बस आपको दूध पीना है और आपको इस प्रोटीन का जो भी कमी हो रहा है वो पूरा हो जाएगा। बहुत न्यूट्रिटिव वैल्यू वाला ये मिल्क है, बहुत न्यूट्रिटिव वैल्यू है इस मिल्क की। ठीक है, तो हम इस तरह से कुछ रिकॉम्बिनेंट एनिमल का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये आपसे पूछा जाता है कि फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ कौन सी थी, फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ कौन सी थी, उसका नाम रखा रोजी। 1997 में इस काऊ को बनाया गया था और इस काऊ के मिल्क में ह्यूमन अल्फा लैक्टल ब्यूमिन नाम की प्रोटीन मौजूद थी जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत यूजफुल होती है। तो इस तरह से बहुत सारे प्रोडक्ट हम तैयार कर रहे हैं, बहुत सारी बीमारियों का हम इलाज कर रहे हैं इन ट्रांसजेनिक एनिमल्स की मदद से। अगला हम बात करते हैं नंबर 4, और क्या उपयोग है, वैक्सीन सेफ्टी चेक कर सकते हैं। वैक्सीन सेफ्टी, एक्चुअली जब भी कोई वैक्सीन बनाई जाती है तो सीधा उसे ह्यूमन बींग्स के ऊपर इस्तेमाल नहीं किया जाता, पहले उसको हम छोटे छोटे जानवरों के ऊपर वैक्सीन लगा के देखते हैं। चूहे के ऊपर देखा, फिर मंकी के ऊपर देखा, फिर थोड़ा सा सैंपलिंग के लिए ह्यूमन बींग्स के ऊपर चेक करते हैं, कुछ केवल बहुत कम, फिर लार्ज अमाउंट में ह्यूमन बींग्स को यूज करते हैं। जब पूरा मॉडल आपका चेक हो जाता है तब आप वैक्सीन का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। तो वैक्सीन सेफ्टी को चेक करने के लिए हमारे ये मॉडल एनिमल बड़े काम के हैं। हमारे मॉडल एनिमल के ऊपर हम वैक्सीन को चेक कर सकते हैं। ठीक ऐसे ही नंबर 5, आप केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग भी कर सकते हैं। केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग भी आप कर सकते हैं। आपने कोई नया मेडिसिन खोजा, नया ड्रग आपने अभी डेवलप किया है, बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं जो मेडिसिन बनाती हैं, कोई भी नया ड्रग तुरंत ह्यूमन बींग्स को नहीं दिया जा सकता। उस ड्रग के साइड इफेक्ट रिसर्च किए जाते हैं, क्या ये दवाई ऐसी है जो ह्यूमन बींग्स की हेल्थ को नुकसान तो नहीं पहुंचा देगी और इसका लंबे समय तक उपयोग करने पर क्या नुकसान होता है, ये हम चेक कर सकते हैं। हाँ? तो ड्रग टेस्ट के लिए भी हम मॉडल एनिमल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 5 ऐसे बेनिफिट थे जिनका उपयोग हम करते हैं। पहला, हम नॉर्मल फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट को समझने के लिए कर सकते हैं। नंबर 2, हम कोई बीमारी का क्या पैटर्न होता है, कैसे बीमारी फैलती है, कौन से ऑर्गन टारगेट करती है, उस डिजीज को हम यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल के अंदर। हम बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट ले सकते हैं और हम वैक्सीन चेक कर सकते हैं इनके ऊपर और हम केमिकल भी चेक कर सकते हैं इनके ऊपर। ये कुछ ऐसे यूज हैं जो हमको ट्रांसजेनिक एनिमल एक एज ए मॉडल एनिमल के रूप में हमारे पास उपलब्ध होते हैं और हम हमारा रिसर्च वर्क उनके ऊपर कर सकते हैं, रिसर्च करने में काम आते हैं। तो ये कुछ बहुत अलग हट के यूज था बायोटेक्नोलॉजी का। हमारा रिसर्च फील्ड में ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। ये कुछ एप्लीकेशन थी बायोटेक्नोलॉजी की इस चैप्टर में। हमने एग्रीकल्चर में कुछ एप्लीकेशन देखी, हमने कुछ मेडिसिन में कुछ एप्लीकेशन देखी थी, मेडिकल में क्या क्या हम इनका उपयोग कर सकते हैं, और हमने ओवरऑल ट्रांसजेनिक एनिमल का उपयोग देखा। ये रोजी काऊ थोड़ा याद होना चाहिए, रोजी काऊ कौन सी प्रोटीन मिलती है, कैसे नॉर्मल काऊ से ये डिफरेंट होती है, ये आपको याद होना चाहिए। हाँ, और कौन कौन सी बीमारी हैं जिनको ट्रांसजेनिक एनिमल के प्रोडक्ट क्योर कर सकते हैं, उन बीमारी के नाम आपको याद होना चाहिए। एक तो एम्फाइसीमा हो गया, एक फेनिलकीटोनुरिया हो गया, और एक सिस्टिक फाइब्रोसिस नाम की बीमारी को भी इससे दूर किया जा सकता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस, फेनिलकीटोनुरिया, PKU,
और एक हो गया आपका एम्फाइसीमा। तो इन बीमारियों को हम इनके प्रोडक्ट से क्योर कर सकते हैं। और रोजी काऊ में कौन सी प्रोटीन मौजूद थी? ह्यूमन अल्फा लैक्टल ब्यूमिन, जो बहुत न्यूट्रिशनल वैल्यू वाली थी। ये आपको याद होना चाहिए। अब लास्ट एंड फाइनल इस चैप्टर का केवल एक छोटा सा पार्ट बचा है और वो है एथिकल इश्यूज। वो क्या है? एथिकल इश्यूज। हम कुछ इश्यूज की बात करेंगे कि अगर बायोटेक्नोलॉजी को हम लगातार इस्तेमाल करेंगे, इनके ऊपर कंट्रोल नहीं करेंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, क्या हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, क्या क्या तरीके से हम इनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे ही इश्यूज की हम बात करेंगे, इसके लिए कल की क्लास यूज करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास बस यहीं ख़त्म करेंगे। ओके।